नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बने एक नेता जिसने सिस्टम बदलने का वादा किया था, जिसे युवाओं ने उम्मीद की तरह देखा था और जिसे भारत तक में एक नए दौर की शुरुआत माना गया था। लेकिन अब वही नेता सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस मंत्री ने गंभीर आरोपों के बाद इस्तीफा दिया, उसी मंत्री को दोबारा देश का गृह मंत्री बना दिया गया। क्या सत्ता में आते ही बाली शाह भी पुराने नेताओं जैसे हो गए? क्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने का जरिया था? और क्या नेपाल की राजनीति में अब बदलाव का सपना टूटने लगा है? आइए समझते हैं पूरा मामला। नेपाल के प्रधानमंत्री बाली शाह एक ऐसा नाम जिसने पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी, एक ऐसा चेहरा जिसे सिस्टम के खिलाफ जनता की बगावत का प्रतीक माना गया। लेकिन आज वही बाली शाह अपने सबसे विवादित फैसले को लेकर घिरे हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की वहां पर हुई वो था सुदान गुरुङ। जी हां, वही सुदान गुरुङ जिन्होंने अप्रैल में विवादों के बाद गृहमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन अब 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और गुरुङ फिर से गृहमंत्री बन गए। यहीं से शुरू हुआ सवालों का तूफान। दरअसल अप्रैल में सुदान गुरुङ पर आरोप लगे थे कि उनके विवादित कारोबारी दीपक भट्टा से संबंध है। दीपक भट्टा जो इस समय मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत में है। जब आरोपों का दबाव बढ़ा तो गुरुङ ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बालेन सरकार ने जांच समिति बनाई। पूर्व न्यायाधीश अच्युत प्रसाद भंडारी की अध्यक्षता में इसमें जांच शुरू हुई। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया कि गुरुङ और दीपक भट्टा के बीच कोई सीधा वित्तीय संबंध साबित नहीं हुआ है। बस यहीं तक कहानी ठीक लगती है, लेकिन असली सवाल इसके बाद शुरू होता है। अगर जांच में सब कुछ साफ था तो फिर रिपोर्ट जनता से क्यों छिपाई गई? सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली, मंत्री को दोबारा कुर्सी भी दे दी, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। ना रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली गई, ना मीडिया को दिखाई गई और ना ही ये बताया गया कि इसे कब सार्वजनिक किया जाएगा। यानी क्लीन चिट भी दे दी और सबूत जनता को दिखाए भी नहीं। यही वजह है कि बालेन शाह के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये मामला सिर्फ आर्थिक आरोपों तक सीमित नहीं है। नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सुदान गुरुङ के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। आयोग का आरोप है कि पिछले साल हुए जेनजी आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में गुरुङ की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। यानी एक तरफ जांच की मांग हो रही है, दूसरी तरफ वही व्यक्ति देश के गृह मंत्रालय की कमान संभाल रहा है। और यहीं पर सवाल और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि जिस मंत्रालय को जांच करवानी है उसका प्रमुख वही व्यक्ति बन गया है जिसकी जांच की मांग की जा रही है। मानवाधिकार आयोग की सदस्य लिली थापा ने भी इसी चिंता को खुलकर सामने रखा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच कैसे होगी जब जांच की सिफारिश जिस व्यक्ति के खिलाफ हुई है वही उस मंत्रालय का मुखिया बन बैठा है। लिली थापा ने यहां तक कहा कि नेपाल में पहले भी ऐसा होता रहा है। आरोपों से घिरे लोगों को पद देकर जांच को कमजोर कर दिया जाता है और अब वही पैटर्न फिर से दोहराया जा रहा है। लेकिन विवाद सिर्फ इतना नहीं है। सुदान गुरुङ की संपत्ति को लेकर भी बड़े सवाल उठे थे। अप्रैल में जब मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक हुई तो गुरुङ सरकार के सबसे अमीर मंत्रियों में से एक निकले। बड़ी मात्रा में नगद रकम, कई कंपनियों में निवेश, सोने में निवेश और बड़ी जमीन जायदाद, इन सब ने लोगों को हैरान कर दिया। जब सवाल पूछे गए तो गुरुङ ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, गरीब पैदा होना किसी की गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना उसकी अपनी गलती है। लेकिन ये बयान भी विवादों को शांत नहीं कर पाया। सबसे बड़ा सवाल अब बालेन शाह पर है, क्योंकि बालेन सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, वो एक उम्मीद है। वो उस राजनीति का चेहरा है जिसने कहा था कि अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। लेकिन आज आलोचक पूछ रहे हैं, अगर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, अगर जांच पूरी तरह पारदर्शी नहीं हुई, अगर सवालों के जवाब जनता को नहीं मिले, तो फिर पुराने नेताओं और बालेन शाह में फर्क क्या रह गया? क्या सत्ता में आने के बाद आदर्श बदल गए? क्या आंदोलन की राजनीति भी आखिरकार सत्ता की राजनीति में बदल गई, या फिर बालेन शाह के पास ऐसे तथ्य हैं जो अभी सामने नहीं लाए हैं? फिलहाल नेपाल की राजनीति में यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या सुदान गुरुङ सचमुच बेदाग हैं? अगर हैं तो रिपोर्ट जनता से छिपाई क्यों जा रही है? और अगर सवाल बाकी हैं तो इतनी जल्दी उन्हें फिर से गृह मंत्री क्यों बना दिया गया? आप क्या सोचते हैं? क्या बालेन शाह ने सही फैसला लिया, या फिर वो भी उसी पारंपरिक राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसके खिलाफ लड़कर उन्होंने सत्ता तक पहुंच बनाई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेपाल और दक्षिण एशिया की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।